Hello student, welcome to Mother Swagita College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English poetry. In English poetry, I will teach you poem number 2 यानी poem में lesson second The Psalm of Life composed by S.W. Longfellow. Student, you have already read the lesson first of the poetry, The Fountain, but today I will teach you second lesson of the poem, The Psalm of Life. The Psalm of Life means जीवन का भजन. The song of life. You can see the song of life. Here the poet describes about the real life of man. बच्चों, यहाँ लेखक ने या कवि ने यहाँ पे द साम ऑफ लाइफ का मतलब है कि जीवन का भजन. इसमें इस पोएम में कवि ने एक वास्तविक जीवन के बारे में दर्शाया गया है कि जीवन हमारा किस तरीके से, ये जो हमें लाइफ मिली हुई है, ये लाइफ हमारी कैसी है, इसके बारे में हम किस चीज़ को अपना वास्तविक जीवन है, इसको हम किस तरीके से इसको मानते हैं, कवि ने यहाँ पे इसको बताया है. तो नाउ वी स्टार्ट रिसाइट द पोएम. लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. डस्ट डाउनवर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. कब यहाँ पे कह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन सच्चा है. अर्नेस्ट माने सच्चा है, गंभीर है. ये जो जीवन मिले, वी हैव गॉट द लाइफ, दिस लाइफ इज वेरी सीरियस. तो कवि यहाँ पे कहता है कि लाइफ इज रियल यानी जीवन वास्तविक है, एंड लाइफ इज अर्नेस्ट और जीवन गंभीर है. यही जीवन सच्चा है, जो हमें ये जीवन मिला है ये सच्चा है और ये गंभीर जीवन है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. इट मीन्स ग्रेव माने कब्र. कब्र का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कब्र का मतलब मरने से, मतलब कि यानी द ग्रेव इज नॉट इज गोल, यानी गोल का मतलब उद्देश्य, पर्पज, यानी कब्र में जाना यानी मरना जो है जीवन का उद्देश्य नहीं है. मतलब ये हुआ कि अगर हमने जन्म लिया है, हमें जीवन प्रदान हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम चुपचाप मर जाएं. यानी उस जीवन के, उस जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जो भी हमें जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग करें. तो इसलिए उन्होंने कहा कि मरना ही यानी कब्र में जाना जो है जीवन का उद्देश्य नहीं है, यानी जीवन का जो है उसका उद्देश्य नहीं है. डस्ट डाउन आर्ट टू डस्ट रिटर्न, क्योंकि कवि ने कहा कि तुम जिस धूल मिट्टी से बने हो, अर्थात हमारा, आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है. छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा. तो ये हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है. इसलिए कहता है कि डस्ट डाउनवर्ड, हम जिस धूल मिट्टी से बने हैं, जिस तरीके से हम बने हुए हैं, टू डस्ट रिटर्नेस, मरने के बाद वापस उसी धूल मिट्टी में हम फिर मिल जाते हैं. क्योंकि मरने के बाद हमको सब लोग यानी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो सब मिट्टी कहते हैं. तो इस तरीके से हम मरने के बाद फिर वापस उसी धूल मिट्टी में मिल जाते हैं. ये हमारा जो शरीर है ये फिर उसी धूल मिट्टी में मिल जाता है. वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन कवि कहता है ये बात जो है सोल के लिए नहीं कही. सोल माने आत्मा, आत्मा के बारे में नहीं कही, क्योंकि आत्मा जो है अमर है. सोल इज इमॉर्टल, वो अमर है. बट ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल, लेकिन मनुष्य का ये शरीर जो मरणशील है और ये मरने के बाद फिर पुनः उसी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि डस्ट आवर्ड टू डस्ट रिटर्नेस, हम तुम जो है यानी मनुष्य जो है, हम जो है जिस धूल मिट्टी से बने हैं वापस उसी धूल मिट्टी में आकर के मिल जाएंगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, वो इमॉर्टल है, वो अमर है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए उसके बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि वो आकर के पुनः मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा में हम पढ़ेंगे, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो is our destined end or we, but to act that each tomorrow find us further than today। फिर यहाँ पे कवि कह रहा है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो। कवि कहता है कि ना तो यहाँ पे जो हमें जीवन मिला हुआ है, ना तो हमें कोई आनंद है और ना ही कोई दुख है। यानी अगर हम बहुत आनंदित होते हैं, यदि हम बहुत आनंदित होते हैं तो फिर हमें उसको दुख भी भोगना पड़ता है, और अगर हम उस आनंद को उस आनंद के तरीके से महसूस नहीं करते तो अगर जब दुख भी होता है तो हमें वो दुख का भी महसूस नहीं होता कि हमें कोई परेशानी है। इसलिए ये जो लाइफ मिला हुआ है इसको सरल ढंग से अपना जी वही कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट, ना तो आनंद है ना तो दुख है, इज अवर डेस्टाइन, और जो भी हमारे भाग्य में लिखा, डेस्टाइन माने भाग्य, और जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वही उसका अंत होता है, वही उसका अंत होता है। यानी जो भी ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिख लिया है वो उस तरीके से वही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन कभी नहीं कहा है बट टू एक्ट, लेकिन फिर भी हम काम को करते हैं, जो भी काम करते हैं वो हम प्रत्येक कल के लिए है। आज हम छोटे हैं, धीरे धीरे काम करते हैं वो ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो, इसलिए हम उसको करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, इज टुमारो, यानी जो काम करते हैं, लेकिन हम काम को करते हैं जो क्या है प्रत्येक कल के लिए होगा, भविष्य के लिए होगा। एंड फाइंड अस फर्दर दैट डू, जिसे उस कार्य को हम आगे, फर्दर माने आगे, हमें आज के रूप में मिल जाएगा। मतलब जो आज काम हम कर रहे हैं उस काम को हम, वो चूँकि भविष्य के लिए है, तो जब वो समय आएगा तो वो समय आज की सुखानुभूति की तरीके से वो हमें कल प्राप्त होगा, जो आज का दिन महसूस होगा कि हमने आज अच्छा काम किया था, इसलिए आज हमें मिला। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ यानी थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक अ डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक। फिर यहाँ पे कवि कहता है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो विश्व जो संसार है, ये जो विस्तृत संसार है वो एक क्या है, युद्ध का मैदान है। कवि कह रहा है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी जो विस्तृत संसार है वो क्या है, युद्ध का ये विस्तृत जो संसार है ये एक युद्ध का मैदान है, और जो युद्ध का ये विस्तृत मैदान जो है संसार का ये, इन द वर्ड्स ब्रॉड, यानी युद्ध का ये जो विस्तृत संसार है, विस्तृत मैदान जो है, इस संसार, ये जो संसार है वो एक विस्तृत मैदान है। वो क्या है, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, जहाँ ब्यूक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से टेम्परेरी लाइफ, यानी ब्यूक का मतलब जो टेम्परेरी, मतलब जो अस्थायी रूप से लोग रहते हैं, जैसे कि सिपाहियों का कैंप, आर्मी का कैंप, तो ये लोग कुछ जहाँ पे उनको ड्यूटी रहती है तो वो कुछ दिनों के लिए अपना कैंप डाल करके वहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं और फिर इसके बाद फिर वो चल रहे हैं। तो ब्यूक लाइफ, ब्यूक, तो ये जो जीवन है, कभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा जीवन है वो क्या है, एक युद्ध सिपाहियों के कैंप के तरीके से, ठीक है, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, और ये अस्थायी एक पड़ाव होता है, एंड बट नॉट लाइक अ डम, ये स्थायी पड़ाव होता है। लेकिन कभी यहाँ पे कहता है, यानी इसमें ये कहा है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी ये जो युद्ध, ये जो विस्तृत संसार है वो एक प्रकार से युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में जो है हमारा जीवन जो होता है वो क्या है, एक सैनिकों की भांति होता है, कि जिस तरीके से एक टेम्परेरी लाइफ होता है, अस्थायी पड़ाव की भांति होता है। एंड बी नॉट लाइक, इसलिए कवि ने कहा कि हमें जो है गूंगे जानवरों की तरीके से नहीं होना चाहिए कि जिधर हाँक दिया जाए उधर हम चले जाएं,
बी नॉट लाइक डम, हमें डम माने गूंगे, हमें गूंगे जानवर, ड्राइव इन कैटल, जिधर हाँक दिया जाए, जिधर चला दिया जाए उधर हम चले जाएं, इस तरीके का हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि हमें जीवन में जो है संघर्ष करना चाहिए, एक वीर की तरह, वीर हीरो माने वीर, एक वीर की भांति जो है हमें संघर्ष करना चाहिए। एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, कवि कह लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with heart for any feat, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। फिर कवि कह रहा है कि लेट अस देन, तब हमें उस चीज़ को करना चाहिए, बी अप आगे की ओर, एंड टू, तब हमें उस काम को जो है, इसलिए हमें उस काम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर करते रहना चाहिए। विद हार्ट माने अपने हृदय से, मन से, ध्यान से, मन से जो है उसी काम को करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। फॉर एनी फेट, भाग्य में जो कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हार्ट से किसी काम को करते नहीं चाहिए। एंड स्टिल अचीविंग, और फिर भी जो, और उसे जो है स्टिल अचीव, उसे प्राप्त करना चाहिए। एंड स्टिल परस्यूइंग, उसका अनुसरण करना चाहिए, पीछा करना चाहिए, यानी जब तक हमको हमारा उद्देश्य ना मिल जाए तब तक हम उसे करना चाहिए, भले ही हमारे भाग्य में क्या है, ठीक है। एंड लर्न टू लेबर, और ये याद रखना चाहिए कि लर्न टू लेबर, और कठिन परिश्रम करने के लिए उसको याद रखना चाहिए। एंड टू वेट, और उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो बच्चों, ये आज पोएम यहीं तक समाप्त होती है। आपने पढ़ा कि द साम ऑफ लाइफ, ये जीवन का भजन क्या है, इस तरीके से कवि ने जीवन के बारे में बताया है। यहीं से आज ये पूरी पोएम समाप्त होती है। इसके बाद हम इसकी सेंट्रल आइडिया, पहले मीनिंग और इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको भेजेंगे। फिर इसके बाद कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो 1-2 बार इसको रिवाइज करके अपना पढ़ेंगे और इससे संबंधित एक्सरसाइज को यानी कंप्रिहेंशन क्वेश्चन को भी हल करेंगे। थैंक यू।